साथियों सभी को प्यार भरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे गुट निरपेक्षता की। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में गुट निरपेक्ष सम्मेलन में भाग लिया। तो वो गुट निरपेक्ष क्या है, उन देशों का सम्मेलन क्या है, क्यों जरूरी है और भारत को गुट निरपेक्षता का रास्ता क्यों चुनना पड़ा। ये बात उस समय की है जब दुनिया दो हिस्सों में पड़ चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक धड़ा सोवियत संघ के साथ था और दूसरा जो था यूएसएस के साथ था। यूएसए यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, अब का रूस, उस समय का सोवियत संघ। जहां हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के, यूएसए के, तो वह जो था पूंजीवाद का समर्थक था। और हम बात करें अगर सोवियत संघ की, तो वह समाजवाद का समर्थक था। ये देश अलग बट गए थे और इन गुटों के साथ दुनिया के अलग अलग देश थे। लेकिन कुछ देशों ने उस समय अलग रास्ता चुना जिससे कहा गया गुट निरपेक्ष था। उनने ये रास्ता इसलिए चुना, कहा इन गुटों से दूर रहकर हम अपनी अलग नीतियां अपनाएंगे, क्योंकि इन गुटों का साथ देना है कहीं ना कहीं किसी एक खेमे का अच्छा बन जाना और दूसरे का बुरा बन जाना। तो इसी समय एक नया मोड़ आता है, एक तीसरा रास्ता निकल कर आया जिसका नाम दिया गया गुट निरपेक्षता, जिसका अभिप्राय, जिसका अर्थ है कि गुटों से दूर रहकर अपनी नीतियों का सही निर्धारण करना, अपने देश की कार्यप्रणाली को सही रूप से चलाना। उस समय तीन देश आते हैं इसके समर्थन में, हमारा देश भारत, मिस्र और तीसरा देश होता है यूगोस्लाविया। इन देशों के सुप्रीमो के नाम मैं बता देना चाहता हूँ। हमारे देश भारत के उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और हम बात करें यूगोस्लाविया की, तो उस समय गैयब ब्रॉज टीटो थे। और मैं बात करूं मिस्र की, तो वहां के सुप्रीमो उस समय गमाल अहमद नासिर थे। और ये लोकोक्ति, ये लाइन बहुत उस समय प्रचलित थी। 1961 अप्रैल 1961 में जब इसका संगठन बना, जब गठन हुआ गुट निरपेक्ष आंदोलन का, और आंदोलन भी हुआ कि इसमें मुहिम की गई कि देश आए, उस समय एक लाइन बहुत प्रचलित हुई जिससे कहा गया है नासिर नेहरू टीटू। नासिर नेहरू टीटू, क्योंकि इन तीनों देशों के सुप्रीमो होने के नाम पर यह जोड़ा गया नासिर नेहरू टीटू, जो कि गुट निरपेक्षता के एक पुरजोरी समर्थक थे। देखते देखते और भी देशों को लगा कि शायद इनकी नीतियां सही हैं। जो देश उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हाल ही में आज़ाद हुए थे, स्वतंत्र हुए थे, गरीबी से जूझ रहे थे, कोई रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, जैसे कि साउथ अफ्रीका रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, गरीबी से जूझ रहा था। हमारे भारत में भी उस समय गरीबी थी। अगर हम इन गुटों का साथ देते तो कहीं ना कहीं और भी हम टूट जाते, बिखर जाते, और दुनिया भर के अलग अलग देशों के साथ और भी हमारी जो वैमनस्य था बढ़ जाता। और भारत और कुछ अन्य देश नहीं चाहते थे कि हमारा आपसी वैमनस्य ज़्यादा बढ़े। हम व्यापार की नीतियां अपनाना चाहते थे और देश में कुछ अच्छा करना चाहते थे। नए स्वतंत्र हुए थे, आज़ाद हुए थे, ना कि इन गुटों के साथ रहना चाहते थे। इसलिए जन्म होता है गुट निरपेक्षता का। और न्यूक्लियर शक्ति का हम निशस्त्रीकरण करना चाहते थे। और दूसरी बात, अपनी नीतियों को पालन करते हुए न्याय के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इन दोनों देशों के बीच कुछ हिस्सों को लेकर तनातनी थी, जिसका जन्म शीत युद्ध के रूप में होता है, जिसका शीत युद्ध एक लंबे समय तक चलता है सोवियत रूस में। और हम बात करें यूएसए में, तो ये लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले, जब इन दोनों देशों में बात हुई कि हम आपस में हिस्से बांट लेंगे, लेकिन पता चला कि यूएसए कहीं ना कहीं हड़पने की नीति अपना रहा है। जो तय संधियों के अनुसार बात हुई थी उन पर अमल न करते हुए, बल्कि कुछ और ही नीतियां थी। एक ताकतवर अपने आप को दिखाना था। तो वहां पर इन दोनों देशों के बीच शीत युद्ध होता है। और गुट निरपेक्ष में धीरे धीरे देखते हैं देशों का जमा बड़ा होने लगता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि इनके साथ देने से अच्छा है कि गुट निरपेक्ष में, इन दोनों देशों के साथ से अच्छा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में सम्मिलित हो जाओ। वो कहीं ना कहीं सही नीतियों का निर्धारण कर रहे हैं। और उस समय नासिर नेहरू टीटू, ये तीनों गूंज रहे थे पूरे विश्व भर में, और इसका निर्धारण होता है। और तब से लेकर आज तक गुट निरपेक्ष आंदोलन चलता आ रहा है। और अब की बात करें तो 120 देशों का सम्मेलन बन चुका है। और इस सम्मेलन में शांति की बात होती है, परमाणु निरस्त्रीकरण की बात होती है, और एक दूसरे के व्यापार में सहयोग करने की बात होती है, सीमाओं की सुरक्षा की बात होती है, टेक्नोलॉजी प्रोटेक्शन की बात होती है, और शिक्षा स्वास्थ्य पे बल दिया जाता है।
अगर उन गुटों का साथ देते, कहीं ना कहीं भारत चाहता था कि अगर हम उन गुटों का साथ देते हैं तो किसी एक का बुरा होना ही पड़ेगा और दूसरे का अच्छा। और जब हाल में ही आज़ाद हुई तो ऐसा कदम उठाना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता था। लेकिन कुछ देश कहते हैं अगर भारत, अगर इनके किसी के साथ होता, पश्चिमी देशों के साथ होता या यूएसए के साथ मिला होता, तो कहीं ना कहीं 1962 में जो अटैक हुआ था वो भारत को झेलना नहीं पड़ता था चाइना का, क्योंकि चाइना कभी हिम्मत नहीं करता। लेकिन इसका कई बार खंडन करते हैं कि चाइना की नीतियां भी हड़पने की रही अपनी पड़ोसी देशों को, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं साथ दे रहा था उन दोनों शक्तियों का, ना कि गुटनिरपेक्षता का। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में इतने देश शामिल हो चुके हैं कि वो दूसरे नंबर पे आता है किसी भी संगठन में। अगर हम संयुक्त राष्ट्र संगठन की बात करें उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है, क्योंकि इसमें 120 मेंबर हो गए हैं और 17 जो है पर्यवेक्षक मेंबर हैं। और इसका पहला 1961 में बेलग्रेड में हुआ था और तब से लेकर आज तक कई सम्मेलनों में भाग लिए और भारत हमेशा अग्रगामी रहा और आज भी भारत अग्रगामी है गुटनिरपेक्षता के लिए और इस सम्मेलन को आगे बढ़ाने के लिए और दुनिया में शांति के लिए। साउथ अफ्रीका में बात करें तो वहाँ रंग भेद के खिलाफ हुआ और वो भी गुटनिरपेक्ष कहीं ना कहीं काम आया और भारत में भी गुटनिरपेक्षता का डंका बजा। और ये रहा गुटनिरपेक्ष आंदोलन और गुटनिरपेक्षता से जुड़ी हुई बातें मैं आपको बता पाया। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलूंगा अगले एपिसोड में।